इस साल G7 का एजेंडा और इसमें भारत के लिए क्या है। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा के साथ जापान भी शामिल है। यूके वर्तमान में G7 की अध्यक्षता कर रहा है और उसने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में वर्चुअल फॉर्मेट में भाग लेंगे। इस साल G7 के एजेंडे में क्या है। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। यूके वर्तमान में G7 की अध्यक्षता करता है और उसने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। बैठकें हाइब्रिड मोड में होंगी। शिखर सम्मेलन का विषय बिल्ड बैक बेटर है और यूके ने अपनी अध्यक्षता के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है। ये भविष्य की महामारियों के खिलाफ फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत करते हुए कोरोना वायरस से वैश्विक सुधार का नेतृत्व कर रहे मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करना और साझा मूल्य और खुले समाजों की हिमायत करना होगा। 2014 के बाद से दूसरी बार है जब पीएम मोदी G7 बैठक में भाग लेंगे। भारत को 2019 में G7 फ्रेंच प्रेसिडेंसी द्वारा बियारेट्ज शिखर सम्मेलन में सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री ने जलवायु, जैव विविधता और महासागरों और डिजिटल परिवर्तन के सत्रों में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के यूपीए शासन के दौरान भारत ने G8 में 5 बार भाग लिया था। क्रीमिया के विलय के बाद मार्च 2014 में रूस को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिससे G8 की गिनती कम हो गई थी। ब्रिटेन ने जहां इस साल भारत को आमंत्रित किया है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने भी पिछले साल भारत को न्योता दिया था। ट्रंप ने पिछले साल मई में G7 को बहुत पुराना समूह बताते हुए कहा था कि वे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल करना चाहते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया था कि 7 के समूह को G10 या G11 कहा जाए और सुझाव दिया था कि इस समूह सितंबर या नवंबर 2020 में मिले। हालांकि महामारी और अमेरिकी चुनावों के परिणाम के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस साल जबकि मोदी के शिखर सम्मेलन के लिए यूके जाने की उम्मीद थी, देश में महामारी की स्थिति ने उन्हें यात्रा रद्द करने के लिए प्रेरित किया। यह राष्ट्रपति बाइडेन की यूरोप की पहली यात्रा होगी, जहां वे अपने मुख्य संदेश अमेरिका वापस आ गया है का संकेत देंगे। वे ब्रिटेन के लिए उड़ान भर चुके हैं, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और अन्य सहयोगियों से मिलेंगे। वह 2 दिन बाद जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत से पहले 14 जून को ब्रसेल्स में नाटो सम्मेलन में भाग लेंगे। घटनाओं का यह क्रम रूसी राष्ट्रपति से मिलने से पहले वॉशिंगटन के सहयोगियों के साथ परामर्श के कदमों के समन्वय के लिए लिया गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के बहुपक्षवाद में प्रारंभिक प्रयास के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने क्वाड के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इसका उद्देश्य टीके के उत्पादन को बढ़ाना और बीजिंग की ओर अपनी स्थिति को रेखांकित करना था। बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन से पहले दुनिया को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा करेंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय वितरण के लिए फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक खरीदने के लिए तैयार है। खुराक विकासशील देशों के उद्देश्य से होगी। हम द्वितीय विश्व युद्ध में लोकतंत्र के शस्त्रागार थे, हम टीकों का शस्त्रागार बनाने जा रहे हैं, NSA जेक सुलिवन ने कहा। सुलिवन ने कहा, ग्रुप ऑफ 7 इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना और एक संयुक्त घोषणा करेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है बाइडेन पुतिन की मुलाकात। अमेरिका रूस संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। कुछ विश्लेषक इस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही संभवतः कोई नई उम्मीद की बात भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिडेन पुतिन की बैठक का स्थान जिनेवा वह स्थान है जहाँ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1985 में सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव के साथ अपनी पहली बैठक की थी। जबकि वॉशिंगटन के खुफिया तंत्र का मानना है कि पुतिन ने 2020 में संचालन को अधिकृत किया, जिसका उद्देश्य सीधे तौर पर चुनावों में हेरफेर करना
और बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की संभावना को नुकसान पहुंचाना था। बाइडेन प्रशासन ने रूस के खिलाफ विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की हैकिंग और जेलिंग के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। मुख्य तत्व जो वाशिंगटन को अपने द्विपक्षीय संबंधों में नुकसान को रोकने के लिए मॉस्को के साथ जुड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, वह यह है कि अमेरिका अपने रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। अब इसमें भारत के लिए क्या है? भारत के पास बहुत कुछ दांव पर लगा है। भारत लंबे समय से आधुनिक जियोपॉलिटिक्स वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार का आह्वान करता रहा है। ट्रंप की G7 के विस्तार की पेशकश नई दिल्ली के वैश्विक उच्च तालिका का हिस्सा होने के विचार में फिट बैठती है। चीन के मुखर होने के साथ अमेरिका सभी समान विचारधारा वाले देश को बीजिंग से निपटने में भागीदार बनाने के लिए कह रहा है। यदि बाइडेन और जॉनसन छलांग लगाना चाहते हैं और 10-11 देश का वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण संकेत होगा। क्योंकि भारत टीकों की भारी कमी का सामना कर रहा है, दिल्ली अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा घोषित आवंटन पर बहुत ध्यान से देख रहा होगा। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को वैश्विक वैक्सीन साझा करने की रणनीति के हिस्से के रूप में टीके वितरित करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही यह कहा था। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत सहित अन्य देशों में कोविड-19 के खिलाफ टीके उपलब्ध कराने की वाशिंगटन की योजना के बारे में पीएम मोदी से फोन पर बात की थी। एक अमेरिकी बयान में कहा गया है कि बाइडेन हैरिस प्रशासन जून के अंत तक वैश्विक स्तर पर कम से कम 80 मिलियन टीकों को साझा करने के ढांचे के रूप में कोविड टीकों की पहली 25 मिलियन खुराक साझा करना शुरू कर देगा। इसका मतलब यह है कि भारत को अमेरिका से सीधे और साथ ही कोवैक्स के माध्यम से टीके मिलने की संभावना है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि भारत को पहली किश्त में लगभग 2 से 3 मिलियन टीके मिलेंगे। मॉस्को के साथ वाशिंगटन के तालमेल पर नई दिल्ली को बेहद राहत मिलेगी, क्योंकि अमेरिका तब चीन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि ऐसा करना आसान कहा जाता है। रूस को बीजिंग से दूर कर देना वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में गेम चेंजर में से एक हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में G7 का एजेंडा G7 के देश हासिल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।